हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th की ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके पहले सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, तो पेशेंस बना के अच्छे से पढ़ाई शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है मानव संसाधन, यानी ह्यूमन रिसोर्स। चलिए शुरू करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकता और योग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन भी विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। यानी प्रत्येक मानव जो होता है वह एक दूसरे से भिन्न होता है। किसी की कुछ चीजें अलग होती हैं तो किसी की कुछ चीजें अलग होती हैं। अब यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे एक बच्चे के द्वारा कहा जा रहा है कि विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। मैम ने पूछा कि आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं। उसके बाद मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, एक बच्ची ने बताया, और मेरे गांव में लगभग 1000 लोग हैं। तो यहाँ पे मैम ने पूछा कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, यह सिंपल सा है और आप सबको पता भी होगा कि 1 अरब में 9 शून्य होते हैं। 9 शून्य होते हैं। चलिए देखते हैं, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीकेवीवाई को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह युवाओं को शिक्षित करने के लिए, यानी उनको प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। चलिए अब आगे देखते हैं जनसंख्या वितरण, यानी जनसंख्या वितरण क्या है। जनसंख्या का वितरण भूपृष्ठ पर जिस प्रकार से फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। यानी भूपृष्ठ से जिस प्रकार से लोग फैले हुए हैं उसे ही हम जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने हैं और कुछ विरल होते हैं। कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ दिया गया है। महाद्वीपों के अनुसार
जनसंख्या का वितरण। तो यहाँ पे देखिए कि जो ब्लू कलर के लोग हैं वह एशिया में रहते सॉरी अफ्रीका में रहते हैं। तो यह सब अफ्रीका में लोग रहते हैं। उसके बाद उत्तर अमेरिका में रहते हैं। यह सब उत्तर अमेरिका में। मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं ब्लू कलर के। उसके बाद एशिया में रहते हैं। ये सारे लोग एशिया में रहते हैं, यानी एशिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और यहाँ पे आ गया ओशिनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम लोग रहते हैं, कहने का ये मतलब है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप है, इसको रहने दीजिए। और जनसंख्या को यहाँ मिलियन में दर्शाया गया है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में पाई जाती है, लेकिन वर्तमान समय में भारत में पाई जा रही है सबसे ज्यादा जनसंख्या। चीन सेकंड नंबर पर आ गया है। देखते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। पृथ्वी के पृष्ठ के एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी इकाई क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मध्य एशिया में है, इसके पश्चात पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। पे कोष्टक में दिया गया है, क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है, औसत घनत्व, वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ चित्र में बच्चे क्या कह रहे हैं। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्षा खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है और कक्षा जो क्लास बनाई जाती है वह छोटी होती है, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने उत्तर दिया क्योंकि सभा का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक। पहला हो गया स्थलाकृति, यानी इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। इसमें से 3-4 दे दिया, उसके बाद आपको टिक करना है। तो उसमें से आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से कारक हैं। तो स्थलाकृति हो गई। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। बात करते हैं मृदा की। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही चांग जियांग, यानी चीन में हवांग ही, फिर चांगजियांग, तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे क्षेत्र हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवड़ी जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं रहने की। बात करते हैं खनिज। खनिज
खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। यानी जो क्या कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें हैं और मध्य पूर्व में जो तेल की खोज है, इन क्षेत्रों में लोगों को जो रहने के लिए बहुत प्रेरित किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक क्या-क्या हैं? यहाँ पे देखिए एक शब्द दिया है जीवन प्रत्याशा। इसको देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा क्या है। जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। यानी यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, उसे ही हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक क्या है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो दो घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम और विलिंगटन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, जहाँ पे मतलब एक शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, रहने की व्यवस्था अच्छी हो, यह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अब देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों? ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी जनसंख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए था यह ऐसा इसलिए था क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। बहुत कम थी। बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी जब जनसंख्या 1959 में 3 अरब तक पहुंच गई, तो इसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 30 वर्ष की अवधि से कम जनसंख्या दुगनी यानी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। यानी मृत्यु दर तो रुक गई, लेकिन जन्म जन्म की दर है जो और अत्यधिक बढ़ती चली गई। यहाँ पे जन्म दर किसे कहते हैं यहाँ पे दिखा गया है। जन्मों को साधारणतः जन्म में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति प्रति 100 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है। इसे हम जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। यानी किसी विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। यह देश के जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे
देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों में अधिक विकसित कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। इसको देखने से पहले ऊपर कुछ छूट गया है, जो कि चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, इस चित्र के माध्यम से आपको अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि है, आप इस तरह से दर्शा भी सकते हैं। और जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहती है। यानी अगर मृत्यु दर और जन्म दर सेम रहे तो जनसंख्या स्थिर रहेगी, ये सबसे अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे है कि जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या कम होना, जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। तो चलिए अब आगे यहाँ कोष्टक में दिया गया है कि आप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर हमें ऐसे शब्द आते हैं तो उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो जो यहाँ साइड में शब्दावली दी रहती है, इस पे आपका ध्यान जाना चाहिए और इसको आप अच्छे से याद भी रखें कि इसका क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या होगा। तो देखते हैं आप्रवास। जब व्यक्ति नए देश में जाता है, जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे हम अप्रवास कहते हैं। अप्रवास। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। उत्प्रवास होता है जैसे जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है यानी रहने के लिए, तो उसे अप्रवास कहते हैं। उत्प्रवास जब व्यक्ति अगर देश को छोड़ देता है उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग-अलग है, जैसा कि चित्र संख्या 5.5 में दिखाया गया है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैप के माध्यम से बताया गया है कि जो प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर है वह कहाँ पे उच्च है, कहाँ पे मध्यम है, कहाँ पे बहुत अति उच्च है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। यानी जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर की रेखा, यानी ब्लू कलर का जहाँ जहाँ पर एरिया है वहाँ पे जो प्राकृतिक वृद्धि दर है, वार्षिक दर, ये सबसे ज्यादा है, यानी अति उच्च है। यानी इस पोर्शन पर अति उच्च है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे इस पोर्शन पर उच्च है, यानी अति उच्च नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं कि इस क्षेत्र पर यह सब आदर्श है, आदर्श जनसंख्या है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं निम्न, निम्न पाई जाती है। उसके बाद हास्य है, यह सब एरिया जो है यहाँ पे हास्य है, यानी न के बराबर है बिल्कुल। चलिए अब आगे देखते हैं जनसंख्या संगठन क्या होता है। जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या, किसी किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है।
एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य, दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों को इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। यहाँ पे चित्र में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। संभाव्य संसाधन है, मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? यहाँ पे अपना बताया गया है, जैसे ये लोग बता रहे हैं अपने बारे में। डॉक्टर हो गया तो वो कह रहा है कि हम मतलब कैंसर का उपचार करते हैं। और मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। उसके बाद हो गया कि मैं किसान हूँ। तो इसमें आप क्या करते हैं? तो आपका हो जाएगा कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस वायु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, स्वास्थ्य की दशाएं कैसी हैं। एक जनसंख्या के संगठन का अध्ययन अध्ययन करने की एक रुचि विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, यानी कुल जनसंख्या विभिन्न वायु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे या निचले भाग में है। यहाँ पे दिखाया गया है, यह जो एरिया है। यहाँ पे बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि यह जनसंख्या पिरामिड है। ये देखिए, यह जनसंख्या पिरामिड है, इसी आधार पे इसको दर्शाया जाता है। यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा कि वह क्या है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि ये देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके वायु वर्ग में दर्शाया करते हैं, यानी इसके माध्यम से दर्शाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिर बच्चा पूछता है कि क्या मैं डिटेक्टिव डिटेक्टिव बन सकता हूँ, एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य। दूसरे बच्चे ने कहा अवश्य। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। में दिखाई गई यह जन्म स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की जनसंख्या को दर्शाता है और मृतकों की जनसंख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित यानी 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक अधिक के आश्रित वायु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत यानी कार्यरत वायु जो होती है, वायु वर्ग 15 से 65 लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है, ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। कुछ ही बड़े हो पाते, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है यहाँ पे। यानी बच्चे जो जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन एक शैशवावस्था के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा वायु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। चित्र संख्या 5.8 में देखिए।
जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। यानी जिस देश में युवा है वहाँ पे श्रम शक्ति एक बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी देश के लिए। यहाँ पे भारत का पिरामिड दिखाया गया है। कम जन्म दर वाले जापान देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। चित्र संख्या 50.9 में घटी मृत्यु दर के कारण लोग वृद्धवायु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी युवाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी उनका जो है कि वो किसी भी जो उनको काम दिया जाएगा ताकि उसमें दक्ष रहेंगे तभी कर पाएंगे। अगर नहीं नहीं दक्ष रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जापान का पिरामिड दिया गया है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, और विश्व में असमान जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है क्यों? जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ पे है कि जनसंख्या संगठन से क्या समझते हैं, जनसंख्या पिरामिड क्या है, किसी देश की जनसंख्या को समझने के लिए किस प्रकार मदद करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को मानव संसाधन या संसाधन इसलिए मानते हैं क्योंकि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में जो उपलब्ध वस्तुओं हैं उनको संसाधन में परिवर्तित करता है। यानी जो आवश्यकताएं होती हैं, योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुएं होती हैं, उनको संसाधन में परिवर्तित करता है। और उसके बाद है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कई देखा था जिसमें भौगोलिक कारण था, आर्थिक कारण था, सांस्कृतिक था, उसके बाद सामाजिक कारण था। तो अगर हम भौगोलिक कारण में देखें तो यहाँ में स्थलाकृति के बारे में पढ़ा, जलवायु, मृदा, जल तथा खनिज। उसके बाद क्या कहते हैं कि आर्थिक में हो गया, औद्योगिक क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे अवसर उपलब्ध होते हैं लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। सांस्कृतिक में हो गया कि दो जैसे धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले जो स्थान होते हैं वह लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि संगम हो गया, वाराणसी हो गया, ऐसे कुछ स्थान। और अगर सामाजिक कारक में देखो तो जैसे हो गया कि अच्छे आवास और शिक्षा अच्छे आवास शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जो सुविधाएं मिलती हैं, लोग वहां जाने जाने के लिए लोग आकर्षित होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का पुणे हो गया। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, चौथा सॉरी अब यहाँ पे है दूसरा कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है क्यों? अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है क्यों? तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो होता है कि क्या हो रहा है कि मृत्यु दर में कमी आ रही है। मृत्यु दर में कमी, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर है कि मृत्यु दर में कमी हो रही है और खाद्य आपूर्ति में सुधार हो गया है पहले की अपेक्षा। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो गया है और प्राकृतिक वृद्धि दर बढ़ गई है। और उसके बाद क्या होता है कि प्रवास भी जो होता है इसकी वजह से तीव्रता बढ़ रही है।
अब चौथा है कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे पहले क्या है कि जो जन्म दर है, जन्म दर जैसे प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, 1000 पर जीवित जन्म लेने वाले जन्म लेने बच्चों की संख्या के रूप में जाना जाता है, इसे हम जन्म दर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मृत्यु दर में क्या होता है कि प्रति 1000 बच्चों की 1000 व्यक्तियों पर जो मरने वालों की संख्या होती है, उसे हम मृत्यु दर के रूप में जानते हैं। यही दो कारक हैं जो इन्हीं के जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि किसी क्षेत्र में या फिर किसी देश में कितने लोग रहते हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, उसके बाद वो कितने शिक्षित हैं, उनकी वायु वर्ग क्या है, यानी किस वायु वर्ग के हैं, और उनके व्यवसाय का मतलब स्रोत क्या है, कैसा व्यवसाय करते हैं। तो जनसंख्या संगठन से हमें यह सब जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं जनसंख्या पिरामिड की। जनसंख्या पिरामिड क्या है और किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करता है? तो जनसंख्या पिरामिड जो होता है, जनसंख्या को सांख्यिकी रूप में प्रदर्शित करने की एक विधि है, जनसंख्या पिरामिड। उसके बाद यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में भी सहायक होता है, जनसंख्या पिरामिड। यानी जो जनसंख्या पिरामिड है वो कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जा सकता है, यानी जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से। यहाँ पे पूछा गया है कि देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं, तो इससे कुल जनसंख्या से लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है जनसंख्या पिरामिड से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सही को चिन्हित कीजिए। सही को चिन्हित कीजिए। जनसंख्या शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस प्रकार वितरित हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। 1999 विश्व की जनसंख्या हो गई थी 6 अरब। और जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो इसका हो जाएगा जनसंख्या का वायु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण, इसे हम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिए गए शब्दों के माध्यम से वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पे तो जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह क्या होती है? घना बसा हुआ बन जाता है। यहाँ पे हो जाएगा घना। यहाँ पे उसके बाद इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगा अनुकूल जलवायु, फिर प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन, यानी उर्वर जमीन रहेगी तभी हम खेती कर सकते हैं, उर्वर जमीन आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा यह है एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है ज्योग्राफी की, आज हमारी समाप्त हो गई। तो फ्रेंड्स एक नए सिरे से अब हम मिलते हैं आपको क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और कितनी भी मेहनत करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। लक्ष्य तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमारी कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहेगी, हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।